Hello everyone, welcome to the Thastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis wherein I'm going to present you the analysis of today's Indian Express and as well as the Hindu. Okay, so let's get started. This is being presented by me. My name is Khushbu. First of all, we will check out the table of contents and what are the topics which we are going to cover has been given over here. So सबसे पहला नोबेल प्राइज चल रहा है तो obvious सी बात है कि नोबेल प्राइज के बारे में we will getting to know about. Then World Bank and India's growth rating कैसा जो अभी rating है that we will see. Though these keeps on changing and all, but still we will check about this. Then Nagorno-Karabakh, इसके बारे में हमने पहले भी चीज़ें कवर कर रखी थी एकदम डिटेल में. मैं इसको मैं आपको आज फिर से मैं इसके बारे में बता दूंगी. दिस हैज़ बिन गिवन इन दी टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट, तो फिर से वी विल बी कवरिंग. देन कम्स इट इज़ UAPA जो कि फर्स्ट पेज में भी आया हुआ है एंड द हिंदू के फर्स्ट पेज में एंड इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड वाले पार्ट जो है उसमें भी दिया हुआ है. सो वी विल बी कवरिंग दिस एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, टेररिज्म से रिलेटेड है. देन कम्स वाई एंशिएंट बिल्डिंग्स आर सो स्ट्रॉन्ग. एंशिएंट बिल्डिंग्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? You must have seen there are so many temples in India and they still stand so tall and very strong. What is the reason behind that? There are so many monuments or you can say वैसे बहुत सारे जो structures हैं रोम में हैं तो वो इतने strong कैसे हैं? मायन है तो why they are so strong? वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें cover करने वाले हैं. ओके, बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड छोटा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन क्या है कि प्री श्योर दिस इज आवर प्रोग्राम एज ऑफ नाउ विच हैज बीन स्टार्टेड. अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है बट येस यहाँ पे ये जो प्री श्योर में आप अभी एनरोल कर सकते हो एंड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस थिंग. आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हो. यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड यहाँ से यू कैन गेट द कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू this. Okay, so these are basically the tests. Let's get started with the very first thing, that is the growth rate of India. तो growth rate जो forecast किया है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने, तो उन्होंने कहा है कि 23-24 का जो forecast इन्होंने किया है that is 6.3%. that this is the rate with which actually India is going to proceed ahead. इसकी जो ग्रोथ रेट है इस साल में ऐसी होने वाली है. एंड इसका ये क्यों है? क्योंकि 22-23 की अगर फोरकास्ट की अगर हम बात करें, मतलब 22-23 की फोरकास्ट नहीं, वो तो हो चुकी है, तो वहां पे इसकी बात करें तो उस टाइम जो है ये 7.2% की रेट थी. मतलब इस रेट के साथ जो है इतनी परसेंटेज के साथ जो है इट हैज एक्चुअली ग्रोन. ओके, क्या? तो इंडिया की ऐसी ग्रोथ हुई थी. बट अभी 23-24 में ये कम क्यों हो गया? तो इसके पीछे के जो रीजन है दोज आर द एक्सटर्नल कंडीशंस एंड वेनिंग पेंट अप डिमांड ऑल्सो. सो दीज आर द टू रीजंस जिसकी वजह से यहाँ पे फोरकास्ट जो है जिसको कहा गया प्रोजेक्ट किया गया है कि भाई ये जो है कम है. लेकिन फिर भी RBI इट इज सेइंग दैट कि नहीं 6.3 तो बहुत ही कम है. RBI की अगर लेटेस्ट फोरकास्ट देखे तो उन्होंने कहा है 6.5%. वर्ल्ड बैंक 6.3 बोल रही है. RBI हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रही है 6.5%. ओके, नाउ इंडिया अगर 22-23 में एज यू कैन सी 7.2% की ग्रोथ हुई है. इन दिस पर्टिकुलर ईयर इंडिया वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. It was one of the fastest growing economy when it comes to 22-23. And अगर हम G20 कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर जो ऑन एवरेज इंडिया जो है वो हमारा भारत जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पे आता है. ओके, इट कम्स एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. अब यहाँ पे चलो ग्रोथ रेट की बात हो गई. यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट बात कहा गया है कि दो इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो अच्छी चल रही है. अभी भी फोरकास्ट कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है. 6.3-6.5% इसके आसपास ही आ रहा है. वर्ल्ड बैंक ने 6.3 कहा है, RBI ने 6.5% कहा है. बट हियर अगर हाई इनकम की कैटेगरी में आना है इंडिया को, हाई इनकम कंट्रीज जो है उसकी कैटेगरी में अगर इंडिया में आना, इंडिया
को आना है, एंड ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स दैट, बट फॉर दैट इंडिया को क्या करना होगा, जो फीमेल लेबर फोर्स है उसकी पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज करनी होगी। ओके तो इसका मतलब ये है कि जो फीमेल्स हैं उनको काम करना होगा, दे हैव टू टेक अप जॉब्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं है, कुछ भी अच्छे कैटेगरीज वाले जो जॉब्स है, हर तरीके की जॉब्स जो है दे नीड टू हैव इट। एंड यहाँ पे हायर फीमेल लेबर फोर्स की बात कर रहा है कि पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी, तभी जाकर के इंडिया जो है हाई इनकम कंट्री की कैटेगरी में ये आएगा। अभी क्या सीन है, द एवरेज लेवल ऑफ फीमेल वर्क फोर्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज इज अबाउट 50%। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहां पे जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो किस हिसाब से हो रहा है, 50%। लेकिन वहीं पे ही अगर आप भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, फीमेल का वर्क में जो पार्टिसिपेशन है, दैट इज जस्ट 25%। ओके दैट इज जस्ट 25%, मतलब 50% का भी हाफ है। 100 में से 50 लोग जो है वो फीमेल है दूसरी कंट्रीज में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में, और इंडिया में क्या है, 100 में से 25 है, वेरी लेस, 25%। सो फीमेल और यू कैन से विमेन आर इम्पॉर्टेंट, और यू कैन से इंटरेस्टिंग एरिया व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। तो ये एक आपके लिए फैक्टर मिल गया विच यू कैन यूज इट इन द मेंस, जहां पर भी आपको लगे कि इसको जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को। ओके चलो, now let's move on to the next topic, and the next topic is related to the Nobel Prize, and this time the Nobel Prize is of the physics। ठीक है, जब मैं ये कह रही हूं कि ये लेडी जो है 10th है जिनको कि ये जो नोबेल प्राइज है वो मिला है, तो इन दैट कैटेगरी, कल 13th की बात हुई थी तो समवन एक्चुअली सेड इन द कमेंट सेक्शन कि मैम आप 60 बोल रहे हैं फिर 13 बोल रहे हैं, भाई उस कैटेगरी की बात हो रही है। ओके सो सेम थिंग इज ओवर हियर ऑल्सो, राइट। यहाँ पे जो फिजिक्स है, फिजिक्स में मिला है, इन तीनों को मिला है आन फ्रेनेक एंड फेरेंक क्रॉस एंड पियर अगोस्तिनी। इन तीनों को जो है, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको की नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, दे हैव गॉट दिस थिंग। एंड इनको ये नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला है, फॉर यूजिंग अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैशेज दैट एनेबल द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। बेसिकली दे हैव वर्कड ऑन एटोसेकेंड्स, एटोसेकेंड्स के ऊपर काम किया है। अच्छा, यू मस्ट हैव सीन दैट देयर आर सर्टेन बर्ड्स, लाइक अगर आप हमिंग बर्ड की बात करें तो हमिंग बर्ड एकदम छोटी सी बर्ड होती है, बहुत ही छोटी सी बर्ड होती है। अब जब वो अपने विंग्स को फ्लैप कर रही होती है तो इतने स्पीड में इट इज एक्चुअली फ्लैपिंग कि आपको उसके विंग्स नहीं दिखते हैं, बट यू विल सी दैट समथिंग ब्लर। आपको तो फिर भी मेरे हैंड्स दिख रहे हैं ना, राइट, बट दैट अगर वो आपको दिखेगा इतने स्पीड में होता है दैट इट फील्स लाइक कि वो ब्लर हो गया, इतनी स्पीड में होता है, राइट। सो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मेनी टाइम्स इट इज एक्चुअली फ्लैपिंग और समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट। सो दैट एटोसेकेंड्स क्या है, इट इज अ यूनिट सो शॉर्ट दैट देयर आर एज मेनी इन 1 second as there have been seconds since the universe birth over 13 billion years। एक एटो सेकेंड जो है उसके अंदर उतने ही सेकेंड्स हैं जितने की यूनिवर्स की बर्थ से लेकर के आज तक में जितने सेकेंड्स हुए होंगे वो इतने एक एटो सेकेंड्स के अंदर है। मतलब इतनी क्विकली जैसे बहुत ही माइन्यूट यूनिट बेसिकली लेकर के रखे हुए हैं, राइट। जैसे कि आवर्स में मिनट है, मिनट में सेकेंड्स है, उसमें भी एकदम छोटा सा इन्होंने यूनिट निकाल दिया है, दैट इज द एटो सेकेंड्स। उसकी स्टडी इन्होंने की है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया है, and that is the reason why they have actually got this thing, this particular prize, right? So they have got it for research using ultra quick light flashes, ultra quick, very fast
flashes that enable the study of electrons inside atoms and the molecules. And these over here electrons जो है वो बहुत ही क्विकली मूव करते हैं, ऐसे नहीं कि आराम से लेजी पर्सन जैसे मूव कर रहे हैं. नो, electrons in matter move really very fast, interacting on the order of a few hundred attoseconds. तो इसलिए उनकी स्पीड के साथ मैचअप करने को और उनको स्टडी करने के लिए you needed something in order to understand them. So that is something which they have actually come up with, and this is the reason why they have got this particular prize over here, right? Chalo. So when it comes to Anne, she is the 5th woman to be awarded the physics prize since 1901. So physics की category में she is the 5th lady to do so. Okay, 5th one. Now I guess that I'm clear when it comes to this thing. Okay, next topic is related to the UAPA. Okay, so the next topic it is related to the UAPA Act, and this UAPA Act is what? Unlawful Activities Prevention Amendment Act. Sorry, Prevention Act, right? So that is the UAPA Act. Now this UAPA Act has been applied over a journalist. एक जर्नलिस्ट हैं, एडिटर इन चीफ हैं, फाउंडर हैं न्यूज क्लिक के, जिनके ऊपर ये जो है वो लगाया गया है यूएपीए, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. नाउ टू द पॉइंट विच you are supposed to keep in your mind is the prevention. Okay, so very easily now you can understand here it is actually targeting to prevent something to happen. Okay, किस टाइप की चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं? अनलॉफुल एक्टिविटीज को. एंड यहां पे अनलॉफुल एक्टिविटीज terrorism related. What is that? That is the terrorism related. Now according to this particular act, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है यूएपीए के अंडर, द मैक्सिमम पावर बिकॉज ऑफ विच दिस पर्टिकुलर एक्ट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो. इसको जो है क्रिटिसाइज भी किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मैक्सिमम क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है जो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोल में आ जाती है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनआईए जो है वो यहाँ पे दे कैन टेक एक्शंस ऑन देयर पार्ट, दे कैन डू दैट, दे हैव फुल पावर टू टेक चार्ज ऑफ दिस थिंग. एनआईए, ठीक है, एनआईए क्या हो गया? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी हो गई ये वाली. अब यहाँ पे टेररिज्म जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारा चीज जो है वो हो रहा है. टेररिज्म इट कैन बी इन एनी फॉर्म, राइट? आप जो है खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो उस तरीके की एक्ट में. ओके, दिस इज द वन काइंड जिसके अंडर जिसकी वजह से इसके अंडर यू कैन बी मतलब आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है. दूसरा थिंग कैन बी, फर्स्ट इज you yourself is involved in that in this particular case. सेकेंड नोशन इसका क्या हो सकता है? सेकेंड इसकी ये चीज हो सकती है that you are actually helping someone. बोलते हैं ना, गलत का अगर आप साथ दे रहे हो तो इसका मतलब आप खुद गलत हो, right? So that is the one. It means that what you are doing, you are helping, means you are promoting terrorism. यहाँ पे helping का मतलब है you are promoting, someone who promotes terrorism. This is the second thing, right? Now the third is then someone who is actually preparing, who prepares for this thing, prepares for the terrorism.
This is the one thing who prepares for the terrorism. And then last one is that who you are, someone who is actually involved in one or another way. Someone who is involved in one or another way. So anyone in any of these ways, कोई भी जो है इसमें से किसी भी तरीके से एक्चुअली वो टेररिज्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसके ऊपर यूएपीए जो है दिस पर्टिकुलर एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है वो उसके ऊपर लग सकता है. ओके, यहाँ पे यही जो है वो इस पर्सन के ऊपर लगाया गया है बिकॉज ऑफ सम मनी विच हैव मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि कह रहे हैं कि गलत तरीके से इनके पास ट्रांसफर होकर के आया है, एंड दैट इज समथिंग विच दे आर एक्चुअली एग्जामिनिंग ओवर हियर. सेक्शंस यहाँ पे कौन कौन से लगे हुए हैं? सो 153A एंड 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड इज समथिंग विच हैज बीन अप्लाइड ओवर हियर. अभी ये जो है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो है वो दी हुई हैं. नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट दिस थिंग. ओके, तो हमने इसको ऑलरेडी बता दिया. एक और पॉइंट जो है बताना जरूरी है कि यूएपीए में जो यू कैन पुट बिहाइंड बार्स, जो जेल है वो आपको जेल हो सकती है. ओके, दिस इज वन थिंग. दूसरी चीज क्या हो सकती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, यानी कि आजीवन कारावास. ओके, दिस इज द वन थिंग. और डेथ और द डेथ पेनाल्टी कैन ऑल्सो बी गिवन, विच इज द हाईएस्ट चार्ज विच कैन बी एक्चुअली डन. डेथ पेनाल्टी जो है ये तब होगी अगर किसी तरीके की कोई जान माल का नुकसान अगर हो रहा है तो, अदरवाइज जेल में जो है आपको रखा जाएगा. यानी पनिशमेंट जो है, हाईएस्ट पनिशमेंट इसमें डेथ है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. ठीक है, अगर डेथ अगर होती है तो, ठीक है, अगर किसी तरीके का बहुत या फिर बहुत ही सीरियस आपने कुछ भी जो है कमिट किया है एंड दैट फॉल्स अंडर दिस थिंग, यूएपीए की डेफिनेशन में आता है. तो now in this provision में क्या what actually has been given, section 15 की बात कर रहा है यहाँ पे. section 15 में क्या दिया हुआ है? terrorist act and it is punishable with the imprisonment for a term of at least 5 years to life. कम से कम 5 साल से लेकर के आजीवन, पूरा लाइफ का जो है आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, पूरी जिंदगी आपको जेल में रहनी होगी. ठीक है. The provision reads, whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security, economic security or sovereignty of India, or with intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country, that person will be charged with the UAPA. आप अपने ही कंट्री में नहीं, दूसरे भी कंट्री में अगर इस तरह का कोई काम करते हो, राइट, ठीक है, पीपल इन इंडिया और इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देन डेफिनेटली यू कैन बी चार्ज. समवन हु इज किलिंग इन योर नेबरिंग कंट्री, दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो पड़ोस में ही जाके मारेगा, वो अपने घर में आकर किसी को नहीं मार सकता है, ऐसा तो है नहीं, है ना. तो वैसे लोगों के ऊपर भी ये चार्जेस जो है वो लगेंगे. क्वाइट गुड. नाउ यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि थ्रेटनिंग है या फिर कुछ गलत किया जा सकता है, किस चीज को इम्पैक्ट करेगा? अपनी यूनिटी को, अपनी इंटेग्रिटी को, सिक्योरिटी को, हमारी अपनी मतलब हमारी कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, सॉवरेंटी को, अपनी इंडिया की, या फिर इट इज इंटेंडिंग टू स्ट्राइक टेरर, वो टेरर एक्टिविटी कर रहा है, या फिर जो है लोगों के बीच में, या फिर वो इंडिया के पूरे होल ऑफ इंडिया के खिलाफ या फिर लोगों के खिलाफ इस तरह का कोई काम कर रहा है, सो दैट पर्सन विल बी चार्ज्ड विद दिस थिंग. ओके, यहाँ पे सेक्शन 16 भी बोला है. सेक्शन 16 इट एक्चुअली प्रिस्क्राइब्स द पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट्स. ठीक है, कि क्या पनिशमेंट मिलेंगे वो यहाँ पर सेक्शन 16 जो है उसमें सारी चीजें दी हुई हैं. ओके, ऑल दोज थिंग्स हैज बीन डिफाइंड इन दैट, राइट. नाउ प्रोविजन में ये भी चीज डिस्क्राइब किया गया है कि किस चीज के यूज, बॉम्ब, डायनामाइट या फिर कोई भी जो भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं, कुछ भी हो सकती हैं. पेट्रोल बॉम्ब बनाते हैं ना लोग, तो एक्सप्लोसिव है ना वो,
राइट। सो एनीथिंग लाइक दैट जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिसरप्शन हो किसी भी तरीके की सप्लाईज या फिर सर्विसेज जो कि बहुत ही असेंशियल है लोगों की जिंदगी के लिए। सो इन दोज थिंग्स दिस थिंग कैन बी अप्लाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है इंडिया की, वो अगर खराब होती है, स्मगलिंग होता है या फिर सर्कुलेशन ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी, मतलब हमारी जो करेंसी है, हमारा जो रुपया है, वो रुपए को एकदम ऐसा फेक मनी, आप फेक नोट बना दे रहे हो जो पता ही नहीं चल रहा कि ओरिजिनल कौन सा है और कौन सा नहीं, कौन सा फेक है। तो वो जो इस तरीके की जो काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी है या फिर कॉइन है, वो अगर हमारी मॉनेटरी, हमारी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था यानी जो हमारी मॉनेटरी है, ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, इस सबको चीजों को एक्चुअली खराब कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें करने की अगर कोशिश हो रही है तो UAPA कैन बी चार्ज्ड। ये जो है वो एक्ट लगा करके अरेस्ट किया जा सकता है। सो दिस इज समथिंग विच एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ पावर टू द फोर्सेस, बहुत पावर देती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज दैट यहां पे ऑल्टरनेटिव क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क भी दिया गया है, जहां पर कि वेयर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ आर रिवर्स्ड बाय रिलैक्सिंग टाइमलाइंस फॉर द स्टेट टू फाइल चार्जशीट्स एंड इट्स स्ट्रिंजेंट कंडीशंस फॉर द बेल, द UAPA गिव्स द स्टेट मोर पावर्स कंपेयर्ड विद द इंडियन पीनल कोड। IPC से कंपेयर करें तो UAPA जो है वो थोड़े ज्यादा पावर स्टेट्स को देती है, बट स्टिल इट इज बीइंग सेड दैट नो इट इज नॉट, क्योंकि मेन रोल जो है यहाँ पे NIA प्ले कर लेती है एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस थिंग। 1967 में UAPA को जो है स्ट्रेंथन किया गया था UPA गवर्नमेंट के द्वारा, इसको 1967 में एनेक्ट किया गया था, यानी कि UAPA जो है वो 1967 में आया था, लेकिन फर्दर 2008 और 2012 जो है इसमें इसको और भी पावर्स दे दिए गए थे। यहाँ पे 2008 का आपको इंसिडेंट याद होगा, मुंबई अटैक, राइट। तो कसाब जिसमें अरेस्ट हुआ था, बाकी लोग मारे गए थे। सो दैट पर्टिकुलर केस, वो एक ऐसा इवेंट है हमारी देश के ऊपर, ऐसा इवेंट हुआ था जो कि लाइक सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उसने लगा दिया था। सो दिस इज द वन जिसके बाद जो है ये चीज को और स्ट्रेंथन कर दिया गया। द टेस्ट फॉर डिनाइंग bail under the UAPA is that the court must be satisfied that a prima facie case exists against the accused, मतलब जो पर्सन है, अब यहाँ पे प्राइमा फेसी देखो, जब भी अपना लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी चीज जो कानूनी वाली चीज होती है, कोई भी चीज, उसका डेफिनेशन हर जगह मांग लिया जाता है। अगर डेफिनेशन नहीं है तो कुछ भी वेग चीज उसमें हो सकती है, राइट। यहाँ पे 2019 में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका डेफिनेशन दिया था दैट प्राइमा फेसी का मतलब लगभग क्या होता है, दैट द कोर्ट्स मस्ट नॉट एनालाइज एविडेंस और सर्कमस्टांसेस बट लुक एट द टोटलिटी ऑफ द केस प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। ठीक है, मतलब जो भी चीज प्रेजेंट करी गई है कि यहाँ पे वो किसी भी तरीके की एविडेंस या फिर सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेसिस पे नहीं अपना डिसीजन लेगा कि भाई इसको अरेस्ट करके रखना है कि नहीं रखना है, बट पूरे तौर पे ये केस के ऊपर क्या, मतलब आपको जो है झलक मिल रही है कि क्या ये काम करना, इस बंदे को अरेस्ट करना वुड बी राइट और नॉट। ओके, तो उसके बेसिस पे the court is need to decide that whether the person has to be arrested, kept in the behind the bars or not। तो वो वाली चीज है। यहाँ पे NIA वर्सेस जहूर अहमद वताली का जो केस है उसके बारे में मेंशन किया गया है। इस तरीके के जो केस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छे होते हैं फॉर योर आंसर राइटिंग। The Supreme Court read the bail provision strictly, holding that the courts must only be satisfied that a prima facie case can be made out to deny bail and consider merit or the admissibility of the evidence।
तो यहाँ पे जो बेल है उसको डिनाई किया जा सकता है कि भाई आपको जो बेल है वो नहीं दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस and not made out to deny bail and not consider the merit or the admissibility of the evidences. तो यहाँ पे कोर्ट अपनी तरफ से डिसीजन ले सकती है एविडेंसेस, जैसे कि पहले यहीं पे ये चीज दे चुकी है कि आपको जो है एविडेंसेस या फिर सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे नहीं जाना है. ओके तो टोटलिटी पूरा ओवरऑल व्हाट द कोर्ट फील्स अकॉर्डिंग टू दैट according to that only it is supposed to be decided whether the person is supposed to be arrested or not. Okay, so these are the things which has been mentioned in this thing. As I always tell you कि भाई explained part जो होता है ना इंडियन एक्सप्रेस का कमाल का होता है. ठीक है, तो पूरा द हिंदू आप अपनी तरफ से रेफर करिए. ठीक है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का ये जो एक्सप्लेन्ड पार्ट है उसको तो जरूर रेफर किया करो. सो मेनी थिंग्स, यही सारी चीजें आपको अलग अलग से सर्च करके एक जगह पे लाना होता. दे हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग फॉर यू. यू जस्ट नीड टू टेक इट, रिवाइज इट एंड दैट्स इट. ओके, आई होप एवरीथिंग अंडरस्टूड. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नागोर्नो काराबाख स्टैंड ऑफ. दिस इज द वन विच वी आर गोइंग टू डू. दो हमने इसको पहले भी कर रखे हैं, लेकिन फिर से मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ. हियर दिस इज द अजरबैजान, राइट, एंड यहाँ पे दिस इज द आर्मेनिया. आर्मेनिया जो है वो यहाँ पे दिस इज द पर्टिकुलर पोजीशन, समथिंग लाइक दिस, राइट, एंड अजरबैजान. ओके, सो दीज आर द टू प्लेसेस, टू कंट्रीज जिनके बीच में जो असली झगड़ा है वो चल रहा है. दिस इज अजरबैजान, ये पूरा अजरबैजान है. दिस इज आर्मेनिया. ठीक है, यहाँ पे आर्मेनिया में आप देख सकते हो दिस इज द लेक सेवान है यहाँ पर. ओके, एंड प्लीज डू कीप इन योर माइंड, जब भी कोई प्लेसेस बहुत ज्यादा न्यूज में होती हैं तो उनके मैप जरूर देख लिया करो. देयर हैव प्रीवियसली इसके ऊपर नागोर्नो काराबाख के ऊपर जो है क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में. वो आपको मैच द फॉलोइंग टाइप दिखाते हैं ना, विच ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड. तो उसमें ये नागोर्नो काराबाख के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ चुका है. गेस 21 में, शायद 21 या 22 में जो है क्वेश्चन आ चुका है. ओके, सो दिस प्लेस होल्ड्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो नागोर्नो काराबाख रीजन है दिस एक्चुअली फॉल्स अंडर अजरबैजान. एज यू कैन सी यहाँ पे आर्मेनिया का बॉर्डर है एंड ये अलग है, राइट. तो छोटा सा ही डिस्टेंस है, कोई खास नहीं है. दैट इज द नेग्लिजिबल काइंड ऑफ डिस्टेंस. तो दिस नागोर्नो काराबाख रीजन फॉल्स अंडर अजरबैजान. लेकिन आर्मेनिया की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर जाकर के बैठी हुई हैं कई सालों से, बैठी हुई थी कई सालों से. एंड वहां पे जो फोर्सेस हैं उसको आर्मेनियन गवर्नमेंट जो है उनसे पूरी खुली सपोर्ट जो है वो हमेशा से मिली हुई थी, राइट. यहाँ पे जो पॉपुलेशन है दैट पॉपुलेशन इज आर्मेनियन पॉपुलेशन यहाँ पे काफी ज्यादा है, राइट. अगर आप इस मैप के हिसाब से देखो तो एंड इंटरनेशनली ऑल्सो नागोर्नो काराबाख जो है वो अजरबैजान का पार्ट ही माना जाता है. बोथ ऑफ दीज अर्लियर वर द पार्ट ऑफ यूएसएसआर. ओके, यूएसएसआर के जो पहले ये पार्ट हुआ करते थे. अब ये सारा का सारा झगड़ा जो है व्हाई इट हैज एक्चुअली स्टार्टेड, इट स्टार्टेड इन दी वर्ल्ड वॉर 1. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, हाँ यहाँ पे एक और रीजन आपको बताना है, कोकासस. कोकासस जो है वो माउंटेन्स हैं, ठीक है. सो कोकासस माउंटेन्स यहाँ पे जो है अपर पोर्शन है कोकासस माउंटेन्स के, एंड यहाँ पे इज द लेसर, हियर इज द ग्रेटर वन एंड हियर इज द लेसर वन, राइट. तो इसके अंडर जो रीजन आते हैं दोज पर्टिकुलर एरिया एज आर कॉल्ड एज द कोकासस रीजन, राइट. हाँ, अब यहीं पे एक और है, लेवांत रीजन के ऊपर भी पहले क्वेश्चन जो है वो आ चुका है प्रीवियसली, राइट. तो कोकासस रीजन भी न्यूज में है, पहले लेवांत था, तो इस वजह से क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड. तो इस कोकासस रीजन में जो है दोज
एरिया जहां पर कि ये माउंटेन जो है ग्रेटर एंड लेसर कॉकेसस माउंटेन्स रेंजेस आर एक्चुअली कवरिंग दोज एरियाज, तो उसमें रशिया का कुछ पार्ट आ जाता है, ठीक है, जॉर्जिया इज देयर, अजरबैजान, आर्मेनिया इज देयर, तुर्की इज देयर एंड ईरान के भी कुछ पार्ट जो है वहां पर वो कवर कर ले रहा है, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक this, right? So this is the complete region which actually it covers over here. Levant का अब यहाँ पे नाम आया है तो please do cover this one on your own and do let me know in the comment section कि भाई ये कौन से regions हैं. In one of our DNA I had told you also about this thing. Levant region के बारे में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अजेरीज एंड अर्मेनियंस के बीच में है एंड इट इज क्वाइट सेंचुरी लॉन्ग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है तब से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे जो अजर यानी कि जो अजर ऑटोमन एम्पायर जो था, तो ऑटोमन के रूलर जो थे और अजरबैजान, बोथ ऑफ देम दे हैड एक्चुअली अटैक्ड दिस पर्टिकुलर एरिया जहां पर की जो मेजर पॉपुलेशन है दैट वाज दैट ऑफ द आर्मेनियंस, ठीक है। ये आर्मेनियंस की पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा थी। एथनिक आर्मेनियंस ड्यूरिंग दिस अटैक एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अजरबैजान, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी लंबा चला 1920 तक, फिर 1920 में भी जो है इनके बीच में वॉर हुई थी 1920। अजरबैजान एंड आर्मेनिया डिसेंडेड इनटू अ फुल ब्लोन वॉर इन 1920 एंड यहाँ पे दिस वॉर इनकॉर्पोरेटेड द रीजन इनटू द अजरबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब नागोर्नो काराबग रीजन जो है वो अजरबैजान के अंदर जो है वो रीजन चला गया। लेटर ऑन क्या हुआ कि अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे वर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, बोथ कंट्रीज बिकेम पार्ट ऑफ द सोवियत रिपब्लिक, ओके, सोवियत रिपब्लिक। एंड इसमें जो है नागोर्नो काराबाग जो है वो अजरबैजान की टेरिटरी में ही उसको एक ऑटोनमस एरिया के तौर पे रख दिया गया कि इसकी अपनी जो है एक ऑटोनॉमी जरूर रहेगी नागोर्नो काराबाग की, बिकॉज दैट टाइम ऑल्सो द कॉन्फ्लिक्ट वाज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर बेसिकली आर्मेनियंस, नॉट द अजेरीज, यानी कि अजरबैजान नहीं थे वो लोग। फिर अगेन क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तो फिर उसके बाद फिर बोथ ऑफ देम हैड अ वॉर नागोर्नो काराबाग के ऊपर एंड ये 1994 तक ये जो है वो वॉर चली जिसमें कि 30,000 पीपल वर किल्ड, ओके, 30,000 लोग जो हैं उनकी यहाँ पर डेथ हुई थी। एंड अगेन 2016 में अगेन दे हैड फॉट इन दी 2016। यहाँ पे 1994 में जब इनके बीच में वॉर हुआ था तो यहाँ पे रशिया एक्चुअली प्लेड रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अप्लाई दी सीज फायर। इन दोनों के बीच में सीज फायर करवाने के लिए, जो सीज फायर इन द सेंस बोथ ऑफ देम विल एक्चुअली नॉट बी अटैकिंग ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक नहीं करेंगे, वो काम जो है इन्होंने करवा दिया रशिया ने। लेटर ऑन फिर से 2016 में जो है इनके बीच में वॉर हुआ, लेकिन कोई भी पुख्ता जो रिजल्ट है दैट एक्चुअली डिडंट केम ओवर। अगेन अब यहाँ पे 2020 में फिर से इस तरीके की चीजें हुई जिसमें कि फिर से बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। अभी जो है अजरबैजान उसको बैक किया था तुर्की की तरफ से, तुर्की की तरफ से जो है वो हेल्प मिली एंड आर्मेनियंस की जो हेल्प है वो रशिया कर रहा था। लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट अ कॉरिडोर, अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा दूर है बट दिस इज द पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द पर्टिकुलर कॉरिडोर जिनको कि अजरबैजान ने ब्लॉक करा दिया। अब यहाँ ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके ब्लॉक होने की वजह से यू कैन नॉट कम्युनिकेट, द पीपल दे कैन नॉट, अब यहाँ से हेल्प जा नहीं सकती है और वहां से जो लोग यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, the forces which are actually there in the Nagorno-Karabakh, right? अब ये जो कॉरिडोर है, this corridor is known as Lachin, ठीक है, this corridor is actually known as the Lachin corridor, right? तो ये लाचिन कॉरिडोर को ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो once it has been blocked nothing could be helped and finally अजरबैजान ने जो है इसके ऊपर कैप्चर जो अपना जो एक होल्ड है वो बैठा लिया। Now as we know that Azerbaijan actually got help or was supported by Turkey
and Armenia was actually getting support from Russia, but this time no support from Russia because Russia जो है वो already अपने लड़ाई में बहुत ज़्यादा busy है, तो it is actually not helping out. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अब नहीं हेल्प कर रहे हो तो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है आर्मेनियंस ने कहा है कि वी विल बी अप्रोचिंग देम एंड हम यहाँ पे जो है इनका पार्ट बन जाएंगे. यूक्रेन ने पहले जो है रशिया ने वार्न किया था कि भाई नाटो के पीछे मत जाओ. यूक्रेन ने नहीं माना एंड फाइनली वॉर हैपेंड. अभी यहाँ पे आर्मेनिया इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. यहाँ पे रशिया इज सेइंग दैट don't join the international criminal court but Armenia is like we will join. but रशिया इस चीज को क्यों बोल रहा है कि इसको ज्वाइन मत करो, नेटो तो समझ में आ रहा है, बट व्हाई नॉट आईसीसी को इसलिए मना कर रहा है बिकॉज पुतिन को जो है उन्होंने उनके खिलाफ जो है जजमेंट दी हुई है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, और है क्या, वारंट एक्चुअली इशू किया हुआ है उनकी अरेस्ट के लिए. Okay, so this is the complete story related to the Nagorno-Karabakh, right? Now let's move on to the last topic of the day, and last topic हमारा जो है क्या है secret behind the durability of the ancient structures. ये जो इतने पुराने buildings हैं, temples हैं, ये सारी चीजें आज भी क्यों exist कर रही हैं? What is the reason behind that? यहाँ पे इन्होंने 3 चीजों को कंसीडर किया है. एक तो है रोम का सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट, दूसरा इन्होंने स्टडी किया है मायन स्कल्पचर्स को, ट्री जूस है वहां पर, जस्ट इमेजिन ट्री जूस. तीसरी स्टडी है दैट इज ऑफ द इंडिया में जो स्ट्रक्चर बने हैं दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से उन्होंने जो है स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर्स जो है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. आज भी दीज आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोम सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट. ओके, रोम में क्या है मैं आपको रफली पहले बता देती हूँ. दे हैव एक्चुअली मिक्स्ड अ फ्यू थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जनरली क्या कहते हैं ना, पाउडरिश टाइप जो है चीजों को मिक्स मैच कर देते हैं, प्लास्टर टाइप लगा दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, दैट्स इट. ओके, लेकिन यहाँ पे रोम में ऐसा नहीं है. उन्होंने मिक्स मैच किया हुआ है एंड दोज आर नॉट इन द वेरी फाइन ट्यूनिंग काइंड ऑफ थिंग, मोटे मोटे चंक्स जैसे हैं. तो इसमें क्या होता है कि जब भी अगर सपोज किसी तरीके का कोई क्रैक आए, उसमें लाइम है, तो पानी जैसे ही उस क्रैक में वाटर पहुंचता है तो लाइम एक्चुअली गेट्स मिक्स्ड विद द वाटर एंड उस चीज को जो है वो फिल कर देता है. ओके, सो दैट इज द रीजन. इसलिए कह रहे हैं कि सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है इसमें, राइट. व्हाट इज दैट? लेट मी शो यू ओवर हियर. यहाँ पे बिल्डर्स जो हैं दे यूज टू मिक्स द मटेरियल, जैसे कि बर्न लाइमस्टोन है या फिर वॉल्केनिक सैंड है, लाइमस्टोन, बर्न लाइमस्टोन जो कि एकदम पत्थर जैसे हो गए हैं, देन दी वॉल्केनिक सैंड है. इन सभी को इन्होंने वाटर के साथ मिक्स किया है. ग्रेवल इज देयर, वॉल्केनिक सैंड विथ वाटर, सैंड को वाटर के साथ मिक्स किया, फिर ग्रेवल इज देयर एंड इन सभी को मिक्स करके बाइंड करके दे हैव पुट इट ओवर देयर इन दी स्ट्रक्चर्स. अब ये स्ट्रक्चर में जब भी किसी तरीके की कोई क्रैक आती है, whenever there is any crack kind of thing, जब भी फ्रैक्चर आता है, तो all of us know this thing कि कहीं पे भी कोई गैप है तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉइस्चर जाएगा ही कैसे करके. तो जब वाटर यहाँ पे आएगा तो what will happen, it will mix with the water and इसको दोबारा से जो है वो रिपेयर कर देगा. ठीक है, it will finally repair this thing. So इसमें क्या क्या चीजें मिक्स हैं? volcanic ash, aggregated things, water is there, sand is there and the quicklime is there, and these are the ones which actually यहाँ पे कितने अच्छे से लिखा हुआ है mated, and then they fill up that particular fracture over there. Okay, so this is the scene. So this power comes from chunks of lime studded. अब ये जो limes हैं
ये पूरे के पूरे रोमन मटेरियल में आपको मिलेंगे, इनको इवनली मिक्स नहीं मिलेगा, जिधर तिधर जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर सारी जगह पे फैली मिलेंगी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आती हैं वो मिक्स होकर के वो वहीं पे वो पर्टिकुलर एरिया में फैल जाएंगी एंड वहीं पे ही स्टिक हो जाती हैं, राइट। सो व्हेन क्रैक्स फॉर्म, वाटर इज एबल टू सीप इनटू द कॉन्क्रीट which activates the leftover pockets of lime, sparking up new chemical reactions, and finally it fill up that particular section over there. And this is the reason behind the self-healing thing of the Roman structure. नेक्स्ट आता है मायन स्कल्पचर के बारे में। मायन स्कल्पचर में इन्होंने क्या किया है, लोकल जो चुकुम एंड जियोते ट्रीज जो हैं इनको मिक्स किया है इन लाइम, अगेन द सेम थिंग, ठीक है, उसमें मिक्स किया हुआ है। अब रिसर्चर्स ने देखा कि दे एक्चुअली प्रैक्टिस द सेम थिंग, कि इन्होंने बार्क एंड उसके बाद इन्होंने वाटर में जो है मिक्स किया, एडिंग द रिजल्टिंग ट्री जूस। इन सभी को जब इन्होंने मिक्स किया, दे फाउंड दैट जो प्लास्टर बनती है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड में चलेगी, rather than doing what we are actually doing as of now. तो यहां से आपको क्या पता चलता है, they made huge structures, right, plus they made durable structures, ठीक है, they made durable structures, and ये सभी चीजें क्या हैं, environment friendly हैं, right. And we think that we are so modern. These were the people who were actually modern. मैं तो अपने क्लास में हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि हम इतने मॉडर्न नहीं है, हमारे पूर्वज जो थे वो ज्यादा मॉडर्न थे, ज्यादा एडवांस थे, वी आर नॉट दैट मच। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आज के टाइम की बात करें, इन टूडेज सिनेरियो, द काइंड ऑफ थिंग व्हाट वी आर एक्चुअली यूजिंग, दैट इज डिस्ट्रॉइंग, कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट, है ना। मैंने उल्टा ही लिख दिया, इसको ग्रीन से लिख दिया, इसको रेड से लिख दिया, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग आई गेस सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर। मेरे ख्याल से आप चीजें समझ तो रही हैं व्हाट आई मीन टू से। इन्होंने नेचर का ही यूज करके इतना सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाया जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है, बट आज हम लोग नेचर को ही डिस्ट्रॉय करके चीजें बना रहे हैं जो कि सस्टेनेबल नहीं है। ऑल द टाइम वी कीप ऑन सेइंग सस्टेनेबल, सस्टेनेबल वर्ड वी कीप ऑन यूजिंग, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, वी कैन मेक यूज ऑफ इट। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया में जो स्ट्रक्चर बने हैं दोज एक्चुअली वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। जो ह्यूमिड एरिया है वहां पे बिल्डर्स ने क्या किया, जो लोकल हर्ब्स हैं उनका एक्चुअली यूज किया है, दैट हेल्प स्ट्रक्चर्स डील विद द मॉइस्चर, दे हैव यूज्ड दैट। अलोंग विद द कोस्ट दे एडेड जैगरी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो भी, जैसे कि ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, हवाएं जब चल रही हैं तो इसमें सॉल्ट विल बी देयर। महाबलीपुरम के आपने टेम्पल्स देखे हैं, दैट इज एक्चुअली बीइंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दी सी की वजह से, वहां से जो विंड्स आ रहे हैं उनकी वजह से, सॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से। अर्जुन रथ आप सर्च करिएगा, वो उसके स्ट्रक्चर जो है थोड़े थोड़े खराब होते जा रहे हैं, बट स्टिल मतलब इतने हजारों साल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर भी हमारे तो 100 साल, हमारे तो ये इतने भयानक भयानक ब्रिज बनाते हजारों हजारों करोड़ के, और वो एक ही हफ्ते में गिर भी जाते हैं, 2 दिन में गिर भी जाते हैं। दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, राइट। तो ये विंड का जो प्रभाव है, जो असर है, वो ना उतना स्ट्रक्चर को खराब ना करे, सो दे यूज टू ऐड जैगरी ओवर देयर सो दैट डैमेज ना हो सके। एंड इन एरियाज विद द हायर अर्थक्वेक रिस्क, जहां पे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं तो वहां पे उन्होंने जो सुपर लाइट फ्लोटिंग ब्रिक्स होते हैं उसके यूज किए हैं। एंड वो किस चीज से बने हुए हैं, दोज वर मेड ऑफ द राइस हस्क, भूसे से, राइस के हस्क से जो है उसको बनाया गया है। एंड दे नो द रीजन, दे नो द सॉइल कंडीशन, दे नो द क्लाइमेट, दिस हैज बीन एक्चुअली सेड बाय द रिसर्चर सेल्वराज, राइट। अमेजिंग, isn't it? So
these were the things which we were actually supposed to cover. Again, just a reminder, pre-sure आप जो है इसको join कर सकते हो. And apart from that, these were the topics which we did. If you haven't covered, फिर से cover कर लेना. See you in the next video, guys. Take care. Bye bye. Have a great time. Jai Hind. Sayonara.